नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस में। यूपीएससी 2022 के करंट अफेयर्स की क्रैश कोर्स की सीरीज में जो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को हम लोग आपके लिए कवर कर रहे हैं, उसमें दोस्तों आपके लिए स्पीशीज इन न्यूज का मैं दूसरा सेट लेके हाजिर हो चुका हूं। इसके पहले हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में सेट नंबर 1 स्पीशीज इन न्यूज का कवर कर लिया है और इवन हमने जो नेशनल पार्क्स हैं उसका भी सेट नंबर 1 आप लोगों के सामने कवर कर लिया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है और अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखने में इंटरेस्टेड हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों के लिए हमने ऑलरेडी लाइव करवा दी है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, बल्कि उसमें केवल एनवायरनमेंट के ही नहीं, उसके अलावा अन्य जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि साइंस एंड टेक, इनके करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्सेज को भी दोस्तों पूरा करवाया गया है। बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट, सो दैट आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुरू करने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है, दैट इज सुपर कोचिंग, जिसमें कि हम लोग आपके लिए इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट को लेकर आए हैं। इन इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये वाली जो सिंगल सब्सक्रिप्शन है, इसका जो दाम है ये बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। इसका जो दाम है दोस्तों, ये केवल 2500 रुपए प्रति मंथ रखा गया है। इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग इसको 2000 रुपीज पर मंथ में अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं A2 सर के नाम से। इफेक्टिवली जो आपको यहां पे दाम पड़ेगा दैट इज ओनली 24,000 पर एनम। सो डू चेक दिस आउट। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्या क्या इसमें आपको ऑफरिंग्स मिल रही हैं उनको डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे इसके दामों को काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है। राइट, शुरू करते हैं। इनफैक्ट रिज्यूम करते हैं सेट नंबर 1 जहां पे खत्म किया था, उसके बाद सेट नंबर 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पिग्मी हॉग की। पिग्मी हॉग, अगर आपने जहां से भी आप लोग शंकर आईएएस से पढ़ते होंगे, मोस्टली जो मेनली इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं दोस्तों, पिग्मी हॉग एक ऐसी स्पीशीज है जो कि आई थिंक मैं समझता हूं वन ऑफ दी हाईली थ्रेटेंड स्पीशीज मानी जाती है। ये वाली जो स्पीशीज है ये वैसे भी दुनिया का एक बहुत ही यूनिक, रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है और ये रिसेंटली सुर्खियों में इसलिए था, आप यहां पे देख सकते हैं जून 22, 2021 की ये खबर है। रेयर पिग्मी हॉग्स रिलीज्ड इन आसाम्स मानस नेशनल पार्क। आसाम में जो मानस नेशनल पार्क है वहां पे इसके जो 8 आउट ऑफ 12 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स इनको रिलीज किया गया था। तो यहां पे कोशिश हो रही है धीरे धीरे कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसको मानस नेशनल पार्क के अंदर बढ़ाया जाए। ये जो है दूसरी बार ऐसा किया गया है। दिस इज द सेकेंड बैच टू हैव बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाइल्ड अंडर द पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम इन द सिंगल ईयर, यानी कि इसी साल 2021 में पहले एक बार ऑलरेडी किया जा चुका है और अब आपके सामने इसको दूसरी बार यहां पे किया जा रहा है, जो कि पिग्मी हॉग की कंजर्वेशन के माध्यम से किया जा रहा है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता मैं आपको बता चुका हूं, ये दुनिया के रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स में आते हैं। द पिग्मी हॉग इज नेटिव टू डेंस एलुवियल ग्रासलैंड्स इन द सदर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। ठीक है, ये जो है आपको हिमालयस के सदर्न फुटहिल्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये एंडेमिक टू इंडिया है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि ये इंडिया में कहां कहां देखने को मिलते हैं। इवन दो ये एंडेमिक टू इंडिया है, लेकिन इंडिया में भी ये आपको मेनली जो है वो आसाम में देखने को मिलेंगे। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू लोकेशंस अराउंड द मानस नेशनल पार्क इन नॉर्थ वेस्टर्न आसाम। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल इनकी जो जनसंख्या, जो इनकी आबादी है वो केवल 250 के आसपास की है। एंड द पिग्मी हॉग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड मैमल्स। इस चीज को भी ध्यान रखिए, इस चीज को भी ध्यान रखिए कि ये आपको मेनली मानस नेशनल पार्क के पास ही देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड मैमल। सो ऑब्वियसली दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड करी हुई है IUCN की रेड लिस्ट में। और अगर बात करते हैं WPA में, मैंने आपको बताया कि WPA के स्टेटस को याद करना बहुत ही अनिवार्य है। सो दोस्तों वहां पर भी इसका जो लिस्टिंग है वो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर करवाया गया है। अगर हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में तो अक्टूबर 23 जो है वो स्नो लेपर्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। स्नो लेपर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे आप लोग देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वाला कटआउट है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड्स डे, व्हाई द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ द ट्रांस हिमालयाज इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर फ्यूचर। ये भी देखिए, ये एक तरीके से लार्ज कार्निवोर कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है इसको असल में अडॉप्ट किया गया था बिश्केक डिक्लेरेशन के माध्यम से ऑन द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें,
इंडिया में ये कहां पर है और इसके अलावा पूरी दुनिया में कहां पर है। देखिए स्नो लेपर्ड जो है, जैसा इसका नाम है स्नो लेपर्ड, तो ऑब्वियसली ये ऐसे इलाकों में ही पाया जाएगा जहां पर आपको स्नो देखने को मिलेगी। स्नो कहां देखने को मिलेगी? जो आपकी चट्टानें होंगी, उनकी जो चोटियां होंगी, वहां पर जाकर आपको स्नो देखने को मिलेगी। सो दिस इज नेटिव टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड द साउथ एशिया। इसकी जो वाइल्ड में जो रेंज है, इट एक्सटेंड्स थ्रू 12 कंट्रीज। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि ये आपको केवल सेंट्रल और साउथ एशिया में ही देखने को मिलता है। इसकी जो रेंज है ये 12 कंट्रीज में देखने को मिलती है। अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये वाली कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहां पर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया के केस में बात करेंगे, ये इंडिया में, और इनफैक्ट ना केवल इंडिया में बल्कि बाकी जो यहाँ पे इनकी रेंज कंट्रीज हैं उनमें भी ये काफी ज्यादा हायर एलिवेशन पे ही आपको देखने को मिलता है। 3000 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच में देखने को मिलेगा। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे के सारे वही वाले राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि बेसिकली हिमालयन स्टेट्स और यूटीज मानी जाती हैं। तो यहीं पर आपको इंडिया में स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाता है। इसको याद करना काफी आसान है। यहां से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन हिमाचल, देन उत्तराखंड, देन सिक्किम, देन अरुणाचल, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। आसाम में देखने को नहीं मिलते हैं। उत्तराखंड की बात करें, स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। 2020 का पेपर याद कीजिए, आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को लेकर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है। अगर इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे वल्नरेबल है। साइट्स और डब्ल्यूपीए के स्टेटस की बात करेंगे तो वो यहाँ पे अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में रिस्पेक्टिवली रखा गया है। डब्ल्यूपीए तो मैंने आपको अभी बता दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। साइट्स की बारे में मैंने आपको बात बताई थी सेट नंबर 1 में कि साइट्स जो है ये एक ऐसा यहाँ पे कन्वेंशन बनाया गया है जो कि कोशिश करता है कि जो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि खतरे में हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो सके, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यहां पे रोकने की कोशिश करी जाती है यूजिंग दी कन्वेंशन कॉल्ड एज साइट्स। तो अगर किसी प्रजाति को पहले अपेंडिक्स में रखा गया है यानी कि उसको यहां पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन एक तरीके से दी जा रही है। इंटरेस्टिंगली इंडिया का जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है ये भी दोस्तों उत्तराखंड में ही आने वाला है। इंडिया हैज ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिंस 2013। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, कहां कहां देखने को मिलता है, भारत में कहां पर है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां खुल रहा है, और ये भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो है इसके स्टेटसेस आईयूसीएन में, साइट्स में और डब्ल्यूपीए में कैसे कैसे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वन हॉर्न राइनो की। इसको लेकर तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी फेमस न्यूज, पिछले साल बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो वन हॉर्न राइनो है इसकी पोचिंग बहुत होती है, इसकी हंटिंग बहुत होती है, और वो इसलिए करी जाती है बिकॉज एक लोगों के अंदर मिथ बनी हुई है कि इसके जो ये वन हॉर्न राइनो के जो हॉर्न होता है ना, ठीक है, इसका जो ये वाला जो हॉर्न होता है, ठीक है, इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां पर साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसीलिए आसाम के द्वारा क्या किया गया था, आसाम ने सितंबर 22 जो कि वर्ल्ड राइनो डे है, इसको प्लीज ध्यान रखिए। जनरली तो वैसे यूपीएससी दिवस जो है वो नहीं पूछती है, बट इस बार शायद पूछ ले आपसे ये वाला। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेशल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी थी। इस स्पेशल सेरेमनी में इन्होंने 2500 से भी ज्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के जो हॉर्न्स थे उनको जलाया था। इसकी फोटो भी है, इंटरनेट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसको वायरल भी यहां पे काफी देखने को मिला था। ये वाले जो हॉर्न्स थे ये बल्कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ही एक तरीके से जिन लोगों ने इन हॉर्न्स को चुराया था या पोचिंग करी थी उनसे वापस बरामद किए गए थे, और उन हॉर्न्स को इन्होंने आग लगाई थी। ऐसा क्यों किया गया था, इन्होंने यहां पे बताना था, एक मैसेज यहां पे छोड़ना था। इट हैज बीन पब्लिसाइज्ड एज अ माइलस्टोन टुवर्ड्स द राइनो कंजर्वेशन एंड अ क्लियर मैसेज टू द पोचर्स एंड द स्मगलर्स दैट सच आइटम्स हैव नो वैल्यू। तो ये वाली जो मिथ है ना, इस मिथ को बस्ट करने के लिए ये वाला कार्यक्रम यहां पे किया गया था। बट फिर भी ये काम ऑब्वियसली इतनी आसानी से रुकना नहीं वाला, बिकॉज जो यहाँ पे पोचर और स्मगलर हैं वो ये कर रहे होते हैं ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। उनको यहाँ पर जो है पैसा मिल रहा होता है। अगर वो हॉर्न्स को स्मगल करेंगे, पोच करेंगे, स्पेशली चाइना में लेके जाएंगे, तो वहां पे उनको इनका काफी अच्छा दाम मिल जाता है, एंड दैट इज वाई ये चीज यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है। लेकिन जो यहाँ पे स्टेप लिया गया था सरकार के द्वारा काफी कमेंडेबल है।
क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जागरूकता फैलाने की कोशिश करी, ये बताने के लिए कि ये वाले जो हॉर्न्स हैं इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिनल वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलती है। इसकी अगर हम बात करें तो भारत में देखिए राइनोसेरस की कई सारी प्रजातियां आती हैं, कई सारी स्पीशीज आती हैं। अगर आप बात करते हैं तो एक तो वन हॉर्न राइनोसेरस हो गया, उसके बाद एक सुमात्रा में मिलता है, एक जावा में मिलता है, और भी कई सारे हैं। लेकिन भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में केवल इकलौता द ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडियन राइनो। और ये राइनो में जितनी भी आपको स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनमें आकार में ये सबसे बड़ा होता है। They primarily graze with a diet consisting almost entirely of grasses as well as leaves, branches of shrubs and trees, fruits and aquatic plants। तो एक तरीके से ये ग्रेजिंग एनिमल्स की तरह ही यहाँ पे अपनी डाइट को पूरा करते हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। ये वाला स्टेटस आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसका जो स्टेटस है पिछले कुछ सालों में एक्चुअली बदला है। साइट्स के केस में बात करें अपेंडिक्स 1 में है, एंड WP के केस में बात करें तो ये यहाँ पे शेड्यूल 1 में रखा गया है। ध्यान रखिए इसकी डाइट कैसी है मालूम होना चाहिए। लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पीशीज है, केवल इंडिया में ही देखने को मिलता है। वर्ल्ड राइनो डे किस दिन था वगैरह वगैरह सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम लोग राइनो रेंज नेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया में देखने को मिलता है। और ये वाली जो 5 राइनो रेंज नेशंस हैं, व्हेन आई एम सेइंग रेंज नेशंस, तो ये वो वाली कंट्रीज जहां जहां पे आपको राइनोसोरस देखने को मिलता है। इन्होंने आपस में मिलकर के एक डिक्लेरेशन साइन करी, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, सो दैट इस स्पीशीज की हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोटेक्शन कर सके। इनफैक्ट भारत सरकार ने इंडियन राइनोस का संरक्षण करने के लिए एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम है IRV 2020। इसको लेके यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन 2005। IRV जो मिशन था, दिस वाज लॉन्च्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम, साथ में WWF इंडिया, साथ में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और कई सारे अन्य संगठनों ने मिलकर के शुरू किया था। इसमें इनका जो उद्देश्य ये था कि हम लोग यहाँ पे IRV के तहत राइनो पॉपुलेशन को आसाम में 3000 पे लेके जाएंगे, एंड दे हैव एक्चुअली अचीव्ड दिस। और आज की डेट में बात करें तो 3700 से भी ज्यादा की आबादी आपको राइनोज की देखने को मिल जाती है। सो यस, दिस इज वन ऑफ द फ्यू सक्सेसफुल मिशंस जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया है। इसकी बाकी विशेषताएं भी ध्यान रखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। घड़ियाल, इसको लेके भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है दोस्तों। घड़ियाल जो है ये एक तरीके का क्रोकोडाइल है, लेकिन ये वाला जो क्रोकोडाइल है बाकी क्रोकोडाइल्स के संदर्भ में बहुत ही वीक माना जाता है। यहां पे देखिए, द एंडेंजर्ड और द फिश ईटिंग क्रोकोडाइल इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर आप लोग चंबल नदी से यहाँ पे वाकिफ होंगे तो आपको मालूम होगा कि चंबल नदी में आपको घड़ियाल देखने को मिलते हैं। So it is native to the Indian subcontinent. They are genetically weaker than salt water crocodiles and muggers. तो salt water crocodiles की बात मैंने जस्ट आपके साथ 1-2 दिन पहले करी है। भीतरकनिका का जो मैंग्रोव्स हैं ओडिशा में, वहां पे दोस्तों आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। अगर मगर क्रोकोडाइल्स की बात करें तो मगर क्रोकोडाइल्स तो आपको इंडिया में काफी देखने को मिलते हैं, और हाँ ये आपको ओडिशा में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंडिया में आपको आई थिंक मोटे मोटे यही 3 तरह के क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। आपके सामने है इंडिया एज 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडिलियंस, नेमली घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। घड़ियाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो स्टेटस है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है ये लीस्ट कंसर्न है, और मगर क्रोकोडाइल जो है ये वल्नरेबल है। तीनों के स्टेटसेस को ध्यान रखिए, तीनों स्पीशीज के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना जरूरी है। WPA की बात करें तो WPA ने तीनों को ही शेड्यूल नंबर 1 में डाला है, और साइट्स में तीनों को ही यहाँ पे अपेंडिक्स 1 के अंदर लिस्ट करवाया गया है। अगर घड़ियाल की और विशेषताओं की बात करें, इसको कभी कभार गवियाल भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ एशियन क्रोकोडाइल। इसमें क्या खास है? दे हैव लॉन्ग थिन स्नाउट्स, ठीक है। नेचुरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन रिवर्स लाइक चंबल रिवर, घाघर, गंडक, गिरवा रिवर, रामगंगा रिवर एंड द सोन रिवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई घड़ियाल इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिकेटर स्पीशीज की तरह भी काम करता है दोस्तों। व्हेन आई एम सेइंग इंडिकेटर स्पीशीज की तरह काम करता है, तो पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर, कि भाई अगर आपको घड़ियाल देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब पानी जो है वो साफ है, क्योंकि ये केवल और केवल फ्रेश वाटर के ही अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सो ये इनकी खास बात है।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग स्पीशीज है। आई थिंक आफ्टर चीता ये शायद सबसे ज्यादा तेज भागने वाली स्पीशीज भी इसको कहा जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है ना ओडिशा के राज्य में, वो 6 सालों में डबल हो चुकी है, ऐसा इसकी सेंसस के द्वारा पता लगाया गया है। सो ओडिशा ब्लैक बक पॉपुलेशन हैज डबल्ड इन द लास्ट 6 years अकॉर्डिंग टू फिगर्स फ्रॉम द लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस रिलीज्ड रिसेंटली बाय द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ब्लैक बक की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडियन एंटीलोप। इट इज अ स्पीशीज ऑफ एंटीलोप नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। इट इज वाइड स्प्रेड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एंड अदर एरियाज थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ ग्रासलैंड, क्योंकि मैक्सिमम आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता होगा। अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि चीता जिसके पीछे भाग रहा होता है, तो ब्लैक बक के पीछे वो कई बार आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। ये आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। इट इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश एज वेल। तो इंडिया में भी आपको ब्लैक बक जो है वो काफी मात्रा में देखने को मिल जाता है। इसके आयुषन स्टेटस की बात करें, लीस्ट कंसर्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। WPA में लेकिन ये शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स में इसको अपेंडिक्स 3 के अंदर रखा गया है। हिंदुज्म के संदर्भ में बात करें, हिंदू धर्म के संदर्भ में बात करें, तो वहां पे इट इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। बुद्धिज्म के लिए इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड लक। नेक्स्ट इज रेड सैंडर्स। तो भाई रेड सैंडर्स तो आई थिंक बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, थैंक्स टू मिस्टर अल्लू अर्जुन, थैंक्स टू द मूवी पुष्पा, जो कि इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई। सो रेड सैंडर्स की बात करें तो रेड सैंडर्स को लेकर जो खबर आई है वो थोड़ी अनफॉर्चुनेट है। क्या हुआ है कि रेड सैंडर्स जो है उसकी जो स्टेटस था वो पहले थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन अब उसका स्टेटस जो है वो फिर से थोड़ा सा खराब हो चुका है। So red sanders has fallen back into the endangered category in the IUCN Red List. It was earlier classified as near threatened in 2018 and it has again been classified as endangered. तो पहले जो था ये endangered था, उसके बाद इसकी यहाँ पे जो है इसकी ओवरऑल जो कवरेज थी वो बढ़ गई, तो नियर थ्रेटेंड हो गया। अब वापस जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है। पहले आई थिंक ये वल्नरेबल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है गलती कर रहा हूं, बिकॉज इसको लेके यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि रेड सैंडर्स का, सैंडलवुड का आईयूसीएन स्टेटस असल में क्या है। सो आईयूसीएन ने असेस किया है कि ओवर द लास्ट 3 जनरेशंस द स्पीशीज हैज एक्सपीरियंस पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 50 to 80%। तो ये जो चंदन है ना, लाल चंदन या रक्त चंदन भी कभी कभार कहा जाता है, ये वापस जो है इस कैटेगरी में आ चुका है। देखिए खबर 10 जनवरी 2022 की आपके सामने है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इट इज अ नॉन फ्रैग्रेंट वैरायटी ऑफ सैंडलवुड दैट ग्रोज मोस्टली इन द रॉकी और द हिली रीजन्स। इट इज एन इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में भी जो इसका एंडेमिक है वो केवल और केवल ईस्टर्न घाट्स में, वो भी केवल और केवल आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है। वहां पर भी केवल एक तरह के फॉरेस्ट हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा। उन फॉरेस्ट का नाम आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, आई थिंक श्रीसेलम के फॉरेस्ट हैं, मैं शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मोटा मोटा वहीं पे आंध्र प्रदेश का छोटा सा इलाका है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको ये वाले कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स अपेंडिक्स 2 में है, WPA शेड्यूल 2 में है। प्लीज ध्यान रखिए शेड्यूल 2 वाली चीज जो है, इस चीज का भी आपको इंपॉर्टेंस रखना जरूरी है। अगर कोई शेड्यूल 2 में है तब भी जो है आपको यहां पे ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियन एलिफेंट की बात करें, इसके साथ ही में बल्कि मैं डिस्कस करूंगा रॉयल बंगाल टाइगर को। ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज पिछले साल पहली बार ये घोषणा करी गई थी कि जो हम पॉपुलेशन एस्टिमेशन करते हैं, जो हम लोग जनसंख्या के यहाँ पे अनुमान लगाते हैं, वो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एलिफेंट्स का और टाइगर्स का अलग से लगा रहे थे। आपको मालूम भी होगा प्रोजेक्ट टाइगर अलग चलता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट अलग चलता है। सरकार ने अब क्या कहा है कि हम दोनों मिशन को एक साथ लेकर आने वाले हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर मेड पब्लिक द पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल टू बी अडॉप्टेड इन द ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन 2022। सो पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स टू बी डन इन कन्वर्जेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है ये तो रिसेंटली लॉन्च किया गया था, 2012 की बात है। ये देखने के लिए कि जो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं इनकी जो आबादी है वो काफी कम हो रही है। सो अभी अगर आप बात करें, अभी जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है कि स्टेट्स जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काउंटिंग करते हैं एलिफेंट्स की और डेटा सबमिट कर देते हैं। लेकिन अभी सरकार ने कहा है कि हम लोग इसको एक कंबाइंड मिशन की तरह करेंगे, वो भी एलिफेंट्स और टाइगर्स की पॉपुलेशन को भी एक साथ यहाँ पे करवाया जाएगा। एम स्ट्राइप्स जो कि हम लोग काउंटिंग का टेक्निक यूज करते हैं टाइगर्स के लिए, बाय द वे इसको लेके यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि एम स्ट्राइप्स क्या चीज है। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स थ्रू जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीआरएस टेक्नोलॉजीज
अब कहा जा रहा है कि इसी तरीके से हम लोग एलिफेंट्स की भी यहाँ पे करने वाले हैं। अदर टेक्निक्स यूज जो कि टाइगर के लिए होती है, कैमरा साइटिंग, स्ट्रैपिंग, काउंटिंग फुटमार्क्स वगैरह वगैरह। एशियन अफ्रीकन एलिफेंट्स में वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमारे लिए उतने रेलेवेंट भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए एक चीज का कि जो एशियन एलिफेंट है थोड़ा छोटा होता है, अफ्रीकन एलिफेंट काफी बड़ा होता है, दैट्स इट। इसके अलावा आई थिंक बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें, ये क्यों सुर्खियों में था? बिकॉज क्या हुआ रिसेंटली, अगर आपको मालूम होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CATS, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये वाले जो टाइगर स्टैंडर्ड्स हैं ये कुछ साल पहले ही यहाँ पे अनाउंस करे गए थे, आई थिंक आज से 10-11 साल पहले की बात है। अगर हम किसी भी यहाँ पे रिजर्व को CATS की अक्रेडिटेशन देते हैं तो वो अपने आप में काफी उपलब्धि की बात होती है। सो ऑन ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस्ड कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS accreditation for 14 out of India's 51 tiger reserves. Theme for the year 2021 is their survival is in our hands। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे थीम था और इस दिन अनाउंस किया गया था कि भारत के जो 51 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि शायद अब बढ़ भी चुके होंगे जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसमें से 14 को हम लोग CATS की एक्रेडिटेशन देना चाहते हैं। CATS जो एक्रेडिटेशन है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है दैट सेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स टू मैनेज टाइगर्स एंड असेसमेंट्स टू बेंचमार्क प्रोग्रेस। अगर किसी भी टाइगर रिजर्व को ये वाली एक्रेडिटेशन दी जाती है, इसका मतलब ये है कि वहां पर इनका संरक्षण अच्छे तरीके से हो रहा है। जो 14 रिजर्व जिनको कि ये यहाँ पे दिया गया है, दे आर मानस, काजीरंगा, ओरांग असम में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, वाल्मीकि बिहार, दुधवा यूपी, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पेंच MP, अन्नामलाई एंड मुदुमलाई तमिलनाडु, पराम्बिकुलम केरला एंड बंदीपुर कर्नाटका। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हमने कल बात करी थी, आपको सभी के नाम और उनकी स्टेट्स मालूम होनी अति आवश्यक है। टाइगर्स आर द फर्स्ट स्पीशीज सिलेक्टेड फॉर द इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पे CATS के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसको 2013 में लॉन्च किया था। मैंने कहा था ना कि ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10-11 साल हुए हैं, तो आई थिंक 9 ईयर्स ही हुए हैं, जिसको कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है अक्रॉस 125 साइट्स इंक्लूडिंग 94 इन इंडिया। ये जो यहाँ पे कैट्स असेसमेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? सो एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम है, WWF इंडिया है, आर द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स ऑफ द NTCA फॉर कैट्स असेसमेंट इन इंडिया। तो भारत में NTCA के लिए जो काम है वो ग्लोबल टाइगर फोरम और WWF इंडिया के द्वारा ही किया जा रहा है। अगर रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें, इट इज द टाइगर स्पीशीज नेटिव टू इंडिया। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स आर इन इंडिया बट देयर आर सम ग्रुप्स इन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बर्मा। आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर जो बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बल्कि इंडिया इज होम टू अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। और इंडिया ने जो यहाँ पे टारगेट था पॉपुलेशन को डबल करने का, वो बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया था, 2020 में करना था, ठीक है, ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। हालांकि स्टेटस IUCN में अभी भी एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, WPA में तो ऑब्वियसली शेड्यूल 1 में ही रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन इन भारत अभी भी इसको बढ़ाने में तेजी से लगा हुआ है। सो ये थी हमारा दूसरा और आखिरी सेट रिगार्डिंग स्पीशीज इन न्यूज। अगेन एग्जॉस्टिव नहीं है दोस्तों, बहुत अनगिनत स्पीशीज हैं जो कि सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि ये डेफिनेटली हमें कवर करनी चाहिए, तो हमने कवर करी हैं। जितना समय हमारे पास कम था उस हिसाब से हमने काफी चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया है। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर हम लोग और प्रिपेयर्ड होंगे और अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे। सो आने वाले साल में जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए हम लोग और अच्छे तरीके से कंटेंट को पेश करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।